घोटाला घोटाला घोटाला। भी छोटी मोटी जॉब पाने के लिए नहीं बल्कि सेंटर की 7 स्कीम एक्सपोज हो चुकी हैं जहां पर करप्शन 7.5 लाख करोड़ तक की पाई गई। इतनी वैल्यू तो रिलायंस जियो के आईपीओ के समय की थी। ये करप्शन अयोध्या प्रोजेक्ट से लेकर आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके साथ लाखों करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं, वहां तक फैली हुई है। चलो समझते हैं कैसे। पर उससे पहले इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी को डिफेम कर रहे हैं। ये सारा एनालिसिस सीएजी, जो कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट के अंडर काम करती है, उन्होंने किया है। तो इसलिए सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएजी क्या है जो कि घोटाले के बारे में पता लगाती है। एक्चुअल में ना सीएजी का मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक अथॉरिटी है जो कि नेशनल स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करी है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर, चाहे वो डिफेंस, रेलवे और हाईवे से रिलेटेड है, उन सभी की छानबीन करती है और एक डिटेल रिपोर्ट बनाती है जिसको फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अब इतना समझ लो कि जितनी सुप्रीम कोर्ट की अहमियत है उतनी सीएजी अथॉरिटी की भी है, क्योंकि इन्होंने भारत के बड़े बड़े स्कैम्स एक्सपोज किए, जैसे कि 2012 का कोल स्कैम, जिसमें सरकार ने 2004 से लेकर 2011 तक 194 कोल ब्लॉक्स को नॉन ट्रांसपेरेंट वे से ऑक्शन किया था, जिसकी वजह से देश को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अगर हम पब्लिक कंपनीज को साइड कर देना तो वो नुकसान 1.86 lakh करोड़ का था। The case relates to irregularities in allocating a coal block in Chhattisgarh. बेहद सस्ती कीमतों पर खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे सरकारी खजाने को 1,83,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। उसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, चॉपर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम और भी बहुत सारे घोटाले के बारे में पता लगाया था। पर अभी कुछ ही समय पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इस साल जो सीएजी ने रिपोर्ट्स पब्लिश की है ना, उसमें से 7 गवर्नमेंट स्कीम और प्रोजेक्ट्स जिसपे घोटाला 7.5 लाख करोड़ का पाया गया, उसको दोबारा पार्लियामेंट में चर्चा में छेड़ा, जिसमें से हम इन 5 स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को समझने वाले हैं एक एक करके। नंबर 1, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अयोध्या, जहां पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहां पर राम टेम्पल, रोड्स, हाईवेज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है, जिसे हम कहते हैं अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक्चुअल में ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू 76 प्रोजेक्ट्स को ना फंड कर रही है, जिसमें से सीएजी इन 14 प्रोजेक्ट्स को चूज करती है और उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट का काम जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था वही सरकार को चूना लगाकर चले जाते हैं। कैसे, समझो। पहले तो अयोध्या प्रोजेक्ट का काम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एजेंसी को सौंपा गया, जिसको ना परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 3.11 करोड़ देने थे, पर दिए कितने? 1.86 करोड़। चलो एक पल के लिए भी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर अयोध्या को 14 स्लॉट्स में बांटकर हर एक स्लॉट का काम ना एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, जिसके ऊपर एजेंसी ने एक बार भी ये ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितनी बिड लगा रहा है और वो कैसे काम कर रहा है, जिसकी वजह से 19.13 लाख रुपीस जो सेव किए जा सकते थे वो खराब गई। नंबर 3, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से इन 3 कॉन्ट्रैक्टर्स की ना कैंसिल करके रखी थी, फिर भी एक कॉन्ट्रैक्टर 19.57 लाख जीएसटी कलेक्शन कर लेता है। नंबर 4, काम शुरू होने से पहले इन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दे दिए जाते हैं, वो भी उनके बताए गए रेट्स के हिसाब से। नंबर 2, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। ये स्कीम के थ्रू अभी तक सरकार ने 10.74 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस कवर दिया। आयुष्मान के विषय में जानकारी हुआ। आयुष्मान के तरफ से दवा आता था, जिसके ऊपर सीएजी ने ऑडिट करके काफी शॉकिंग फैक्ट्स रिवील किए। नंबर 1, फेक आईडीज, फेक नंबर्स, फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल करके इस स्कीम का फायदा उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर 36 केसेस रजिस्टर हैं, जैसे कि तमिलनाडु, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। वहां पर तो एक आधार कार्ड से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन तक हो चुकी है।
नंबर 2 हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इस स्कीम के साथ जितने भी हॉस्पिटल्स टाई अप हैं उनको पेशेंट को अच्छी केयर, इंस्ट्रूमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। पर इस रिपोर्ट का कहना है कि काफ़ी सारे स्टेट्स में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है ही नहीं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। नंबर 3 क्लेम्स मैनेजमेंट। नवंबर 2022 में 3.57 करोड़ क्लेम्स किए गए, जिनकी वैल्यू 42,000 करोड़ की थी, जिनमें से ना ज़्यादातर स्टेट्स अपने IT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती थी, पर उन्होंने डेटा को ढंग से मैनेज ही नहीं किया, जिसकी वजह से ना काफ़ी सारे बेनिफिशरीज का डेटा NHA के पास है ही नहीं। मतलब कि अगर वो लोग क्लेम लेने के लिए गए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 4 मॉनिटरिंग। त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट मतलब DIUs को बनाया ही नहीं। अगर बनाया तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ही। इनका काम होता है कि हॉस्पिटल को इस स्कीम के अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प करना, ताकि हम सब लोगों को क्लेम मिल सके। अगर ये डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट से नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स को दिक्कत आएगी और हमें क्लेम भी नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर ना पहले से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं, पर उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। नंबर 3 RRSK राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ये फंड ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में शुरू किया था, जिसका मकसद था कि रेलवे की सेफ्टी और वहां पर डेवलपमेंट लाई जा सके। पर CAG की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उनका कहना है कि इस फंड में से ज़्यादातर पैसों का इस्तेमाल फुट मसाजेस, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टॉयलेट्स, गार्डन्स ऐसी चीज़ों पे किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी बातें ना इन 4 महीने दिसंबर, जनवरी, मार्च और सितंबर के एनालिसिस से पता चली, जिसमें खास बात ये गौर करने वाली थी कि सरकार इस फंड के थ्रू 20,000 करोड़ एलोकेट करने वाली थी, जिसमें से 15,000 करोड़ पहले ही बजटरी सपोर्ट के फॉर्म में दिया जाएगा और 5,000 करोड़ रेलवे को अपने इंटरनल रिसोर्सेज से कलेक्ट करने होंगे। पर पिछले 4 सालों से ये सपोर्ट फंड के थ्रू 20,000 करोड़ से 4,000 करोड़ ही रह चुके हैं, और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। अगर उड़ीसा के इस जिले में 3 ट्रेन का एक्सीडेंट ना होता, उसके बाद से रेलवे की सेफ्टी के बारे में बातें धीरे धीरे करके ना उभर कर आती है, जिसमें CAG ने अपनी रिपोर्ट में ये 2 पॉइंट्स कहे। नंबर 1 ऑफिशियल फंड्स के पैसों का इस्तेमाल नॉन प्रायोरिटी चीज़ों पे कर रहे हैं। नंबर 2 सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जैसे कि ट्रैक को रिन्यू करना, उसके लिए जो फंड्स मिल रहे थे 2012 से लेकर 2022 तक काफ़ी कम हो चुके हैं। नंबर 4 एयरक्राफ्ट इंजन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में काफ़ी अच्छी स्पीच थी। ये HAL को लेकर के भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। उसी के कुछ समय के बाद CAG अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसको कोई एड्रेस तक भी नहीं करता, और उसकी ये 2 की फाइंडिंग्स थी। नंबर 1 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है ना, उसमें अभी भी डिले चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को जब ओरिजिनल मटेरियल्स नहीं मिलते तो वो सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है। इससे कंपनी को 159 करोड़ का नुकसान होता है। नंबर 2 अभी तक कंपनी जिन इंजन प्रोजेक्ट्स पे डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम कर रही थी, वो अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से 2009 में जब कंपनी EASA मतलब यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करी थी, तो उस समय खुद की गलतियाँ जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को ना समझना, टाइम पर रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करना, उसकी वजह से कंपनी को सर्टिफिकेट मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, और उस समय भी कंपनी ने 108 करोड़ खराब किए थे। नंबर 5 टोल प्लाजा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अगर आप इन स्टेट्स में रहते हो तो आपको ये सुनकर झटका लगने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हम सब लोगों से बिन मतलब की 132 करोड़ अमाउंट टोल प्लाजा की यूज़र फीस चार्ज की है। पर NH फीस अमेंडमेंट 2013 के हिसाब से इन स्टेट्स में 3 हाईवेज को अपग्रेड करने का भी काम चल रहा है, तो इसलिए यूज़र से टोल प्लाजा के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जानी चाहिए,
पर मई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक अभी तक टोटल 124 करोड़ अमाउंट को कलेक्ट किया जा चुका है। नंबर सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक काम सौंपा कि टोल प्लाजा के दोनों साइड्स पर एक तो टॉयलेट्स होने चाहिए और साथ ही हाईवे नेस्ट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टोल प्लाजा के दोनों कॉर्नर्स पर एक एटीएम होना चाहिए और पैक्ड फूड आइटम्स बिकने चाहिए। पर इस रिपोर्ट का कहना है कि कई जगह पर तो ऐसा है ही नहीं, अगर है तो किसी किसी कॉर्नर पे ही है। तो आप अपने व्यूज़ इन रिपोर्ट्स के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।